हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RSD गुरुजी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी TGT PGT इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज डैफोडिल्स पब्लिश्ड? डैफोडिल्स कब पब्लिश किया गया था? तो डैफोडिल्स 1807 में पब्लिश किया गया था। करेक्ट आंसर होगा 1807। इसकी कुछ डिटेल और दी है, इसको भी देख लेते हैं। The correct answer is 1807. William Wordsworth wrote this poem, also known as I Wandered Lonely as a Cloud, in 1804, remembering a walk with his sister Dorothy. तो इन्होंने ये कविता लिखी थी और इसको I Wandered Lonely as a Cloud के नाम से भी जानते हैं। और ये एक वॉकिंग पर थे अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ में। द पोम वॉज पब्लिश्ड इन पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807। तो ये कविताएं जो है 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश की गई थी 1807 में। वर्ड्सवर्थ वॉज इन अ डिप्रेस्ड मूड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन। तो वर्ड्सवर्थ अपने भाई जॉन की मृत्यु के बाद बहुत डिप्रेस्ड मूड में रहते थे। वन डे ही केम अक्रॉस अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स विच इंस्पायर्ड हिम टू राइट दिस पोम। और एक दिन वो डैफोडिल्स को देखा उन्होंने, वहाँ पर किनारे पर गए तो उन्होंने देखा, तो डैफोडिल्स को देख करके ही इनके अंदर इंस्पिरेशन आई कि इस कविता को लिखें। इन दिस पोम ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स विच लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम। तो इस कविता में इन्होंने डिस्क्राइब किया है ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स, मतलब डैफोडिल्स की सुंदरता को, जो इनके ऊपर एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन डालती है। The very first line of the poem, I wandered lonely as a cloud, shows the poet's loneliness after his brother's death. This poem depicts actual visualization of the poet's mind. Next question है, name the play in which hero dies at the end of the 4th act, but the play continues to the 5th act. मतलब ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें हीरो 4th एक्ट में मर जाता है लेकिन जो प्ले है वो 5th एक्ट तक कंटिन्यू रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ठीक है, करेक्ट आंसर है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। कुछ डिटेल इसमें भी है। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा इज अ ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। It was written between 1606 to 1607 and published in the first folio of 1623. This play consists of 5 acts. तो इस नाटक में 5 एक्ट हैं। The story revolves around the love affair between Roman general Mark Antony and Cleopatra, the queen of Egypt. Antony's love affair with Cleopatra lead to his eventual downfall. In Act 4, Antony stabs himself with a sword. When he learns that Cleopatra is alive, he asks to be taken to her. तो 4th एक्ट में क्या होता है, एंटोनी अपने आप को खुद को तलवार से मार लेता है और जब उसे पता चलता है कि क्लियोपैट्रा अभी भी जीवित है तो वो बोलता है उसको उसके पास ले चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, नेम द प्ले फ्रॉम विच दिस लाइन हैज़ बीन टेकन। तो जो कावर्ड होते हैं वो मृत्यु से पहले अनेक बार मरते हैं, लेकिन जो वैलियंट मीन्स बहादुर लोग होते हैं वो अपनी मृत्यु का टेस्ट केवल एक बार ही लेते हैं जीवन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर। ये लाइन्स जूलियस सीजर में बोली गई हैं। यहाँ देखते हैं, द फेमस कोट कावर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस हैज बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले एंड ट्रेजेडी जूलियस सीजर। ओके, दिस लाइन हैज बीन स्पोकन बाई सीजर इन द प्ले एंड implies that cowards who never face their fears die a metaphorical death, that is they lost their strength and character, whereas a valiant person who has no fear dies only once,
दैट इज़ व्हेन ही शी फिजिकली डाइज। मतलब यही हुआ है कि जो कावर्ड डरपोक लोग होते हैं वो मृत्यु से पहले अनेक बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो फिजिकली जब मरते हैं तभी एक बार ही वो अपनी मृत्यु का स्वाद चखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पैराडाइज रिगेन्ड पब्लिश्ड। तो पैराडाइज रिगेन्ड जो था वो कब पब्लिश किया गया था? तो ये पब्लिश हुआ था 1771 में। पैराडाइज रिगेन्ड 1671 में पब्लिश हुआ। तो आंसर इसका याद रखेंगे, पैराडाइज रिगेन्ड कब पब्लिश हुआ? 1671। नेक्स्ट देखिए, पैराडाइज रिगेन्ड इज अ सीक्वल टू मिल्टन्स फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट। It comprises of 4 books and explores the theme of Christian heroism, which is defined as enduring faith in God. In Paradise Regained, Milton tells the story of Christ's temptation by Satan and ultimate victory. ठीक है, तो इसमें पैराडाइज लॉस्ट में सैटन और गॉड की कहानी है, और ये देखिए डिटेल देख लीजिए। नेक्स्ट थोड़ा आगे जल्दी बढ़ते हैं, अदरवाइज टाइम टेकिंग हो जाएगा। विच फीमेल ऑथर वाज अ फियर्स क्रिटिक ऑफ गैल्सवर्दी। तो फीमेल ऑथर कौन सी ऐसी है जो फियर्स क्रिटिक है, वो भी गैल्सवर्दी की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ इज द करेक्ट आंसर। आगे कुछ डिटेल है। इंग्लिश ऑथर एडलिन वर्जीनिया वुल्फ इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट राइटर्स। शी वॉज अ पायनियर इन द यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस as a narrative device. Galsworthy was considered as obstinate defender of Edwardian ideals. Both Virginia Woolf and English writer D.H. Lawrence criticized John Galsworthy for his materialism. He emphasized on property, money, and physical objects that they saw as superficial and limited. ओके, तो ये इतनी जानकारी इस क्वेश्चन में थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गैल्सवर्दीज लॉयल्टीज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ आ। तो गैल्सवर्दी का जो लॉयल्टीज है ये किस फॉर्म में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका प्ले फॉर्म में। प्ले मीन्स नाटक यहाँ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्ले। लॉयल्टीज इज अ रियलिस्टिक प्ले रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी. The title refers to the state of being loyal or faithful to commitments or obligations. It was published in 1922 and was staged at St. Martin's Theatre and ran for over a year. तो इसको 1922 में पब्लिश किया गया था। Galsworthy describes it as the only play of mine which I was able to say when I finished it, no manager will refuse this. In this play, he addresses the theme of the power of social conventions along with the hypocrisy that supports them. It also openly explores the theme of anti-Semitism. Which of the following poets wrote during Victorian period but was not published until the 20th century? तो ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने विक्टोरियन पीरियड के दौरान लिखा था लेकिन उसको 20th सेंचुरी तक पब्लिश नहीं किया? तो ये राइटर हैं, आंसर नंबर 4 सही होगा, जेरार्ड मैनली हॉपकिंस। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी पीरियड वॉज स्टार्टेड बाई वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के द्वारा कौन सा पीरियड स्टार्ट किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, रोमांटिक पीरियड। ओके, फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा। द रोमांटिक पीरियड बिगेन अराउंड 1798 and lasted till 1837. The political and economic atmosphere at the time heavily influenced this period. Many writers found inspiration from the French Revolution. Main features of this age are a celebration of nature and the common man, a focus on individual experience,
an idealization of women and an embrace of isolation and melancholy. Romanticism in English literature started with poets such as William Blake, William Wordsworth, and Samuel Taylor Coleridge. It continued into the 19th century with the second generation Romantic poets, most notably Percy Bysshe Shelley, John Keats, and Lord Byron. Choose the word which is most nearly the same in the meaning as the word printed in bold. मीन्स इसमें बताना है आपको पर्यायवाची, सेम वर्ड बताना है। तो हैवॉक मीन्स होता है डिस्ट्रॉय करना या विनाश करना किसी चीज़ को, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा या सेम वर्ड रूइन, बर्बाद करना या विनाश करना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा, रूइन। देखिए लिखा है हैवॉक मीन्स वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, डैमेज एंड डाइजेस्टर, विनाश या तबाही। एग्जाम्पल भी दिया है, आगे बढ़ते हैं अदरवाइज टाइम टेकिंग होगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रीगैरियस। तो आपको इस वर्ड का बताना है एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स हो जाएगा विलोम शब्द, तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 4 रिजर्व्ड। ठीक है, ग्रीगैरियस। देखिए नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। द वर्ड ग्रीगैरियस जनरली मीन्स टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, बीइंग सोशल, मीन्स लोगों से मिलना जुलना पसंद करने वाला, मिलनसार, ये होता है ग्रीगैरियस। और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजर्व्ड, जो कि संकोची मनोभाव का होता है, जो मनोभावों को छिपा कर रखने वाला होता है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। While the pressure of development have grown, so has our ability। तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा वो आपका होगा टू। ठीक है, तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा, टू। ठीक है, टू सही होगा। देखिए कुछ यहाँ दिया है, टू इज यूज्ड विद एन इन्फिनिटिव टू एक्सप्रेस यूज और पर्पज। एग्जाम्पल के लिए दिस टूल इज यूज्ड टू मेक होल्स इन लेदर। तो इस तरह से प्रीपोजिशन यहाँ पर टू यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो दिया है अ हेयर्स ब्रेथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस और अमाउंट। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, थर्ड नंबर। देखिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम अ हेयर्स ब्रेथ इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस और अमाउंट। देखिए बहुत छोटी राशि या छोटी लंबाई का इंफॉर्मेशन देख लीजिए। नेक्स्ट, अब इसमें आपको करना है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। मीन्स जो नरेशन हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसी से लिया गया है। तो देखिए इसको, ही सेड टू मी यू मस्ट वियर फॉर्मल्स फॉर द ऑफिस मीटिंग्स। इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए ही सेड टू मी, तो यहाँ सेड टू जो है इसको चेंज कर देते हैं हम लोग टोल्ड में। ठीक है, टोल्ड में, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लोग यूज कर लेंगे दैट। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ही टोल्ड मी दैट। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट। और फिर ये देखिए, ये जो यू है ये यू चेंज हो जाएगा सेकेंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग, तो ये मी बन जाएगा यहाँ पर आकर के आई। तो आई, तो देख लीजिए किसी भी सेंटेंस में इतना तो सब में सेम ही होगा। अब बात आती है कि किस में आपको आई तो सब में मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई हैड। तो हैड देखिए टोल्ड मी, अच्छा सेड टू टोल्ड मी हैड टू वियर फॉर्मल्स फॉर द ऑफिस मीटिंग्स। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है एकदम। करेक्ट ऑप्शन शुड बी ही टोल्ड मी दैट
आई हैड टू वियर फॉर्मल्स फॉर द ऑफिस मीटिंग्स, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट नीचे पे डिटेल भी दिया है। द करेक्ट आंसर इज ही टोल्ड मी दैट आई हैड वियर फॉर्मल्स फॉर द ऑफिस मीटिंग्स। We use reported or indirect speech when we are reporting what someone else had said, means third person narrative. We usually refer to past events when we use indirect or reported speech. The verb in the sentence will also be in the past tense. इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। Camouflage is relied on by most lizards to hide from their enemies, means ऑप्शन नंबर 2। इसको थोड़ा लार्ज करके दिखाते हैं। ये देखिए सबसे पहले पहचानना है यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में। देखिए ये जो वर्ड रिलाई लिखा है, ठीक है, रिलाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप अलग से यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम। तो इन तीनों में से देखिए जब ये हम ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे कैमोफ्लेज को, तो ये आ जाएगा इधर, ठीक है। माई लिजार्ड्स चला जाएगा लास्ट में, जो अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट में है वो लास्ट का लास्ट में रहेगा, और थर्ड फॉर्म बना देंगे रिलाई को, तो रिलाई का हो जाएगा रिलाइड, थर्ड फॉर्म। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है करेक्ट मोस्ट। देखिए कैमोफ्लेज इज रिलाइड ऑन बाई मोस्ट लिजार्ड्स टू हाइड फ्रॉम दियर एनिमीज। अब इसमें देखिए सबसे बेस्ट आंसर यही होगा क्योंकि इसमें हैज़ बीन यूज हुआ है, उसके बाद ये इज है, वॉज है, और लास्ट वाले में भी आर है। सर इज कैमोफ्लेज इज रिलाइड ऑन बाई मोस्ट लिजार्ड्स टू हाइड फ्रॉम दियर एनिमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो इनकरेक्टली ढूंढना है जो गलत हो, तो इसमें इनकरेक्टली वर्ड है हाइजीन, सेकेंड नंबर, ये गलत है, ये सही है, ये सब सही है, ठीक है। तो हाइजीनिक की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, जो जी के बाद ई दिया है इसकी जगह पर आपको करना चाहिए आई। देखिए यहाँ पर हाइजीनिक, हाइजीनिक की करेक्ट स्पेलिंग जो है HYGIENIC। ट्रिक बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, लास्ट में याद रखिए आता है एनिक, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसकी ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, जैसे एपिक होता है उसी तरह से एनिक लास्ट में आएगा, एनिक, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है और कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे और भी प्रैक्टिस सेट हम डालेंगे।